सुबह 6:30 पेंट हाउस में सब लोगों की नींद किसी की मीठी और प्यारी आवाज से खुलती है। ओ ओ मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। दिव्यांश की नींद उस आवाज से खुल जाती है। वो आवाज को सुनता है तो जल्दी से अपने बेड पर से नीचे खड़ा हो जाता है और नीचे जाने लगता है। सीढ़ियों पर वो खड़ा हो जाता है और सामने देखता है तो एक लड़की सामने मंदिर में आरती की तैयारी कर रही थी। उसके बालों में तौलिया लगी हुई थी। पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंजन। पंख पसारे उड़े पखीरों, सिंदूरी सिंदूरी आंगन। मंगल मंगल बेला मंगल। दिव्यांश नीचे मंदिर के पास खड़ा हो जाता है। उसी के बगल में संजीविका भी अपनी नींद से भरी आंखें मचलते हुए खड़ी होती हैं। घर के सभी नौकर भी पीछे हाथ जोड़े खड़े उस लड़की की भजन का आनंद ले रहे थे। मैरी भी उस लड़की की मंदिर में मदद कर रही थी। घर के सभी नौकर और दिव्यांश जानते थे कि रोज सुबह पूजा और आरती होती है, इसलिए उनको कोई हैरानी नहीं थी। वही संजीविका के लिए नया था क्योंकि वो जानती थी कि दिव्यांश के घर में पूजा करने वाला कोई था नहीं। जब तक माँ थी वही यही सब करती थी। उसके बाद से सुबह उठकर पूजा और आरती के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। वो तो बाहर पढ़ने चली गई। बचा दिव्यांश, वो तो ये सब करेगा नहीं तो ये सब क्या है। सौरभ सौरभ सार भुवन, इन चरणों में फूल चढ़ाएं। आए तेरी राधा मोहन मोहन, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। दिव्यांश प्यार से मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था। वही संजीविका हैरानी से कभी दिव्यांश के चेहरे को देखती तो कभी सामने। उसको सब समझ में आ रहा था। मैं बावरिया शुद्ध बुद्ध भूली, मुझको लागी तेरी लगन। तेरे द्वारे सांझ सकारे, तेरा नाम जपे मेरा मन। वो अब आरती करने लगती हैं। सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जो है मेरा सब है तेरा, तुझ पर है ये जीवन अर्पण। इन चरणों में फूल चढ़ाने आए तेरी राधा मोहन, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। आरती की थाली लेकर वो दिव्यांश की तरफ आए तो दिव्यांश उसको बस एकटक देख रहा था। वो और कोई नहीं ईशाना थी। ईशाना भी मुस्कुराते हुए प्यार से देख रही थी। ईशाना के भीगे बाल जिनमें से पानी की बूंदें टपक रही थी, वो देखकर दिव्यांश का मन बहक रहा था। वही उसके गोरे गाल जिस पर कोई मेकअप नहीं था, लाल गाल हो रखे थे उसके। संजीवनी हॉस्पिटल में इधर विराट वार्ड के बाहर बैठा था। वो कल रात से यही था। दिव्यांश ने उसको उस लड़की का ख्याल रखने के लिए कहा था और उसे छोड़कर जाने को मना किया था। रात से उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। रात से उसको होश नहीं आया था। कुछ देर पहले डॉक्टर वार्ड से बाहर आता है और विराट के पास खड़े होते हुए बोली, मिस्टर विराट। डॉक्टर विराट से बोली। डॉक्टर की आवाज सुनकर विराट जल्दी से खड़ा हो जाता है। कैसी तबीयत है अब उस लड़की की? विराट डॉक्टर से बोले। मिस्टर विराट, मैं कैसे आपको बताऊं? डॉक्टर परेशान होते हुए बोली। जो भी बात है साफ साफ बताइए डॉक्टर। मिस्टर विराट, उस लड़की की हालत बहुत खराब है। उनको 1-2 दिन बहुत मारा गया है और टॉर्चर किया गया है, जिस वजह से। डॉक्टर ये बोलकर रुक जाती है। जिस वजह से क्या डॉक्टर? विराट थोड़ा सख्ती से बोला। डॉक्टर बोली, जिस वजह से उनका मिसकराज हो गया है। क्या? विराट हैरानी से बोला। ये सुनकर विराट को उस बच्चे और लड़की के लिए बुरा लगता है। जी मिस्टर विराट, वो 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर, क्या वो लड़की अब ठीक है? नहीं मिस्टर विराट, मिसकराज की वजह और उसे इतना टॉर्चर करने के कारण वो बहुत कमजोर है। हमने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। जैसे उसकी तबीयत में सुधार आता है हम आपको जरूर बताएंगे। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। इधर दिव्यांश ईशाना को देखे जा रहा था तो संजीविका थोड़ा गुस्से में होते हुए बोली, अब उसे घूरना हो गया हो तो प्रसाद ले लो। संजीविका की बात सुनकर दिव्यांश होश में आता है और झेपते हुए प्रसाद दे देता है। वही ईशाना संजीविका को देती है और संजीविका उसे घूरते हुए ताना मारते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर नौकर घर के मंदिर में पूजा भी करते हैं। वैसे भाई आपने बहुत सर पर चढ़ा रखा है नौकरों को। संजीविका की बात सुनकर ईशाना को बहुत बुरा लगता है। वो अपना सर झुका लेती है। वही संजीविका की ऐसी बेहुदा बात सुनकर दिव्यांश उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम नौकर किसको बोल रही हो संजीविका? भाई, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? इस लड़की से क्यों कुछ नहीं बोलते हो? ये नौकरानी होकर हमारे मंदिर में कैसे चली गई? दिव्यांश को संजीविका की बातों से बहुत गुस्सा आता है। वो उसको बताने के लिए मुंह खोलता है कि ईशाना कोई नौकरानी नहीं है। तभी ईशाना उसके हाथ को पकड़ लेती, जिसे संजीविका ने भी देखा था और उसे कुछ कुछ समझ भी आ रहा था। आखिर उसने भी इतने सालों में लोगों को पहचाना सीख लिया था। दिव्यांश ईशाना को हैरानी से देखता है तो ईशाना अपना सर ना में हिला रही थी।
जैसे बोल रही हो कि मत बताओ उसे कुछ। ईशाना की ऐसी हरकत देखकर दिव्यांश को गुस्सा आ रहा था। वो उसका हाथ झटक कर वहां से अपने कमरे में चला जाता है। संजीव का दिव्यांश को इतने गुस्से में जाते हुए देख रही थी। उसने ईशाना को देखा, ईशाना भी उसको एक नज़र देखा और फिर वहां से चली गई। वहीं दिव्यांश अपने कमरे में आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था संजीव का पर, और उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था ईशाना पर जिसने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर कॉल आता है। हेलो, दिव्यांश बोला। उधर से कुछ बोला जाता, जिसे सुनकर दिव्यांश हैरानी से बोला, क्या? मैं अभी आता हूँ। संजीवनी हॉस्पिटल। दिव्यांश विराट के पास जाता है। विराट उसको उस लड़की की हालत बताता है जिसे सुनकर दिव्यांश की मुट्ठी गुस्से में बंद हो जाती है। विराट, चलो उन लोगों को उनकी असली जगह दिखानी है, दिव्यांश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। इधर ईशाना दिव्यांश के निकलने के बाद खुद भी घर से निकल जाती है। वो दिव्यांश को कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि दिव्यांश को पता चलेगा तो वो उसे मना कर देगा। वो ऑटो में बैठकर वो उसे बीसी स्टूडियो चलने को बोलती है। बीसी स्टूडियो जाना मानी जगह थी, इसलिए उस ऑटो वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। कुछ देर बाद ईशाना उस स्टूडियो के बाहर थी। वो खुश होते हुए अंदर जाती है। अंदर जाके वो रिसेप्शन पर जाती है और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो। उसकी बात सुनकर वो लड़की ईशाना को देखने लगती है। आप तो कल भी आई थी ना? वो ईशाना को देखते हुए बोली। जी, मुझे यहाँ से फोन आया था, मुझे कोरियोग्राफर के लिए अपॉइंट किया है। ईशाना उसको देखते हुए बोली। ओके, आप थोड़ा इंतजार कीजिए तो पूछ कर बताती हूँ। वो लड़की फोन उठाते हुए बोली। ईशाना वहीं रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। वो लड़की फोन पर बोली, सर वो आ गई हैं। फोन उस पार से कुछ बोला जाता है जिस पर वो लड़कियों की सर बोल देती है। वो ईशाना को बुलाती है और बोलती है कि वो सीधे जाके राइट मुड़ जाए, वहीं पर सर का ऑफिस है। ईशाना मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। वहीं वो लड़की ईशाना को देखते हुए अपना सरना में हिला देती है और मन में बोलती, पता नहीं कितनी लड़कियां इस आदमी के चंगुल में आएंगी, बेचारी कितनी सीधी सादी हैं। ईशाना जल्दी से ऑफिस के अंदर जाती है, जहां सामने बड़ी सी स्टडी टेबल रखी थी और उसी तरफ एक आदमी अपनी कुर्सी वॉल की तरफ मुंह किए था। उसकी पीठ ईशाना की तरफ थी। इधर दिव्यांश की गाड़ी एक बड़े से मेंशन के बाहर खड़ी होती है। पहले गाड़ी से बाहर विराट आता है जो जल्दी से कार के पीछे वाली सीट का गेट खोलता है। दिव्यांश गाड़ी से बाहर आता है। उसने आंखों पर शेड लगाए थे, वो अपने आंखों से शेड निकालता है। दिव्यांश सामने देखते हुए विराट से बोला, हमारे मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी की है ना? जी चीफ, विराट सर झुका कर बोला। विराट की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें आज पहले जैसी नहीं लग रही थी। उन आंखों में आज एक आग सी जल रही थी, गुस्से नफरत की आग। उसका चेहरा पूरा सफेद हो गया। दिव्यांश इस वक्त बिल्कुल अलग लग रहा था। वो रोज जैसे दिखता और रहता है, वैसा वो आज नहीं लग रहा था। अभी दिव्यांश का ये रूप अगर ईशाना देख लेती तो वो यकीन नहीं कर सकती थी कि ये वही दिव्यांश कपूर हैं, जो उसके सामने तेज आवाज में और उससे आंखें मिलाकर कभी देखा तक नहीं है। दिव्यांश अंदर जाता है। उसके पीछे विराट भी आता है और उसके गार्ड भी आते हैं। वो एक कमरे में आता है जहां वही लोग बैठे थे जिनको दिव्यांश ने कल पकड़ा था। उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। किसी के मुंह से खून निकल रहा था तो किसी के सर से खून निकल रहा था। उन सबके हाथ पीछे कुर्सी से बंधे हुए थे। विराट उन सबके सामने एक शानदार कुर्सी रखता है जिस पर दिव्यांश बहुत एटीट्यूड में बैठता है आके। वो अपना चश्मा उतार कर एक नज़र उन लोगों को देखता है और फिर पैर पर पैर रखते हुए बोला, तो तुम लोग नहीं बोलोगे? दिव्यांश की बात सुनकर उन सब में से एक आदमी बोला, आप हमारी जान ले लीजिए पर हम मुंह नहीं खोलेंगे। दिव्यांश गुस्से में उठता है और उस इंसान का मुंह दबोचते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मुंह तो तेरा बाप भी खोलेगा साले। मासूम लड़कियों का धंधा करते हो, तुम लोगों को तो ऐसी मौत दूंगा जिससे तुझे फिर से जन्म लेने में भी डर लगेगा। दिव्यांश कपूर नाम है मेरा, ना गलत करता हूँ, ना गलत होने देता हूँ और गलत देखता हूँ। अगर मौत नहीं चाहते हो तो बता दो इस रैकेट में कौन कौन शामिल है। आप हमें मार दीजिए या जिंदा छोड़ दीजिए पर हम नहीं बताएंगे कुछ। पता तो मैं लगा लूंगा, शक तो मुझे है, बस बिना सबूत के हाथ में नहीं दबोच सकता हूँ। दिव्यांश उस कमरे से जाते हुए बोला, विराट काम पर लग जाओ। वहीं दिव्यांश एक दूसरे कमरे में आता है जहां एक बड़ी सी कांच की खिड़की होती है जिससे इधर उधर का साफ दिखता है।
वो वहीं पर चश्मा लगाकर बैठ जाता है और सामने देखने लगता है। सामने उन्हीं आदमियों में से एक दो लोग डर से कांपते हुए वहां खड़े थे और उन आदमियों के आसपास दो शेर भूख से दहाड़ते हुए उन लोगों को लालच भरी नजरों से देख रहे थे। उन आदमियों की हालत खराब हो रही था अपने सामने भूखे आदमखोर बाघ को देखकर। वही ये सब नज़ारा उन आदमी के कुछ साथी बाहर से भी देख रहे थे। उनका हाल भी वैसा ही था जैसा अंदर बंद उन आदमियों का था। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोले, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं पता है। वही दिव्यांश उन दोनों की बातें सुनकर शैतानी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला, भगवान ने भी हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए नरसिम्हा का अवतार लिया था। उस भगवान के लिए भी मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुमने उन मासूम बच्चियों को छोड़ा था। अरे उनको तो पता भी नहीं था कि उन सबके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आज तुम लोगों की बारी है, कुछ दिन बाद तुम्हारी गैंग के सभी लोग ऐसे ही मरेंगे। मैं उन सबको ढूंढ निकालूंगा जो इस घटिया काम में शामिल हैं। उनको खुद की जान लेने की भीख न मंगवाई तो मेरा नाम भी दिव्यांश कपूर नहीं। इस वक्त दिव्यांश की आंखों में नफरत और खून चाह हुआ था। वो इतना गुस्से में था कि अगर उसके सामना कोई आ जाए तो वो उसको भस्म करने की ताकत रखता था। उन आदमियों को वो शेर बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहे थे। कुछ देर तक उन दोनों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वहां का नजारा देखकर दिव्यांश के आदमियों की भी हालत खराब होने लगी थी। शेर उन दोनों का शरीर को ऐसे फाड़ और नोच रहे थे जैसे वो किसी कागज को फाड़ रहे हो। वही ये नज़ारा अब किसी से देखा नहीं जा रहा था। वहां खड़ा हर इंसान अपनी आंखें उस दर्दनाक, रूह कांप जाने वाली दृश्य से हटाना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब उनके चीफ बिना कोई चेहरे पर सिकन लाए वो सब देख रहे हैं, तो उनको भी मजबूरन ये सब देखना होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन लोगों की जगह वह मिले। कुछ देर बाद उन आदमियों की चीखें आना बंद हो जाती हैं। दोनों शेर ने अपना पेट भर लिया था। दिव्यांश के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं दिख रहे थे। उसको देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। तभी दिव्यांश चिल्लाते हुए बोला, विराट जी चीफ, आगे का कार्यक्रम शुरू करो। दिव्यांश बिना किसी की तरफ देखे पैर पर पैर रखते हुए बोला। दिव्यांश की बात सुनकर विराट अपने आदमियों से इशारा करता है। उसके आदमी इशारा समझकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद उसी कमरे में उसी गैंग के लोग लाए जाते हैं जिस गैंग के दो आदमियों को दिव्यांश ने अभी शेर के हवाले किया था। जब उन लोगों ने सामने अपने लोगों की बॉडी देखी, वो भी बहुत बुरी हालत में, तो उन लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका शरीर डर से कांपने लगता है। वो लोग रहम की भीख मांगने लगते हैं। वो आदमी विराट के पैरों में पड़कर रोने लगते हैं और खुद को छोड़ने को बोलते हैं। उनका रहम मांगना और रिक्वेस्ट करना विराट को उस लड़की की याद दिलाता है जिसे वो हॉस्पिटल ले गया था। उसकी हालत के बारे में सोचकर विराट की गुस्से में मुट्ठी बंध जाती है और उसके जबड़े गुस्से के कारण कस जाते हैं। वो उन आदमी से एक आदमी की गर्दन कसकर पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, रहम, वो भी जैसे हैवानों पर जिसने उस लड़की के साथ गलत करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि वो मां बनने वाली हैं। तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूं जीसस, तुम बाहर जाके मासूम लड़कियों को उनके परिवार और उनकी खुशियों से अलग कर दो और डाल दो नर्क में। विराट की बातें सुनकर वो लोग अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं और फिर कभी ऐसा ना करने को बोलते हैं। पर विराट भी दिव्यांश से कम नहीं था। वो भी दिव्यांश की तरह ना गलत करता था और ना गलत होने देता था। इसलिए उसने अपने आदमियों को बुलाया। उन आदमियों के हाथ में बड़े बॉक्स थे। विराट उस कमरे से बाहर निकलकर दिव्यांश के पास आ जाता है। वो लोग एक बार दिव्यांश को देखते हैं। दिव्यांश अपने आंखें एक बार बंद करके खोल लेता। दिव्यांश का इशारा समझकर वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं। उन बॉक्स में बड़ी बड़ी मशीनें थी जो पेड़ और लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होती हैं। महीनों को देखकर उन आदमियों की आंखें जैसे बाहर आने को थी। वो डर से कांप रहे थे। उन लोगों को कुर्सी से बांधा गया था जिस कारण वो झटपटा रहे थे खुलने के लिए। तभी मशीन शुरू होती है और कुछ ही देर में पूरे कमरे में उन लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं। वहीं उन आदमी की इतनी जोरदार चीखें सुनकर तो मानो किसी भी इंसान के कान दर्द करने लगे। दिव्यांश के गॉड से वो आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो चाहकर भी अपने कान पर हाथ नहीं रख सकते थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो मौत से भी बुरा दर्दनाक नजारा देखा था और फिर से ये सब। वही दिव्यांश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो वैसे बैठा ही उनको कटते हुए देख रहा था। उन आदमियों से बेतहाशा खून बहे जा रहा था,
पूरे कमरे में खून की जैसा नदी बह रही थी, हर जगह लाल खून था। इतना खून बह जाने के कारण वो लोग बेहोश हो जाते हैं। दिव्यांश के आदमी रुक जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वो लोग एक और बॉक्स खोलते हैं जिसमें छोटे बड़े कीड़े थे। वो लोग वो सारे कीड़े उन लोगों पर डाल देते हैं। अब ये सब देखना सबके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कीड़े उन आदमियों की कटी हुई जगह पर और घाव करने लगते हैं। वो उनके शरीर को नोचने लगते हैं। जैसे कीड़े शरीर में दर्द बढ़ाते हैं वैसे वो लोग फिर से होश में आ जाते हैं और बेइंतहा दर्द के कारण वो लोग चिल्लाने लगते हैं। उन लोगों के चिल्लाने की आवाज़ दिव्यांश ऐसे सुन रहा था और उन लोगों को मरते देखकर ऐसे मजे ले रहा था जैसे वहाँ फिल्म चल रही हो। कुछ देर बाद ज़्यादा खून बह जाने के कारण वो आदमी भी दम तोड़ देते हैं। ये देखकर दिव्यांश अब उठ जाता है और आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए बोला, विराट, इन लोगों की बॉडी किसी नाले में फेंक देना। गंदे कूड़े को नाले में ही फेंका जाता है। दिव्यांश वहां से निकल जाता है और कार में बैठ जाता है। इधर ईशाना टैक्सी में गुमसुम सी खिड़की से सर लगाए बैठी थी। उसके चेहरे पर एक उदासी थी, आंखों में आंसू थे, पर वो रोना नहीं चाहती थी। वो मन में बोली, ईशाना, ये क्या हो गया यार, अब तू क्या करोगी? हे भोलेनाथ, ये आपने हमें किस मुश्किल में डाल दिया। ईशाना भोलेनाथ को मन याद करते हुए कुछ देर पहले जो कुछ उसके साथ ऑफिस में हुआ याद करने लगती है। ये क्या हो गया ईशाना, हम तो किसी चीज के काबिल ही नहीं है। ईशाना के आंखों में आंसू थे। वो याद करने लगती है कि जब वो ऑफिस के अंदर जाती है, ईशाना सामने देखकर हैरान थी, उसकी आंखें फटी रह जाती है। ये देखकर कि सामने बलविंदर चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए पैर पर पैर रखे बैठा था। आप और यहाँ? ईशाना हैरानी से बोली। जी हाँ, और मैं यहाँ। बलविंदर मुस्कुराते हुए बोला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? थिएटर के डायरेक्टर कहाँ हैं? ईशाना इधर उधर देखते हुए बोली। मैं ही हूँ, इस थिएटर का मालिक, मिस ईशाना। बलविंदर मुस्कुराते हुए बोला। आप हैं? ईशाना उसे देखते हुए धीरे से बोली और बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगती है। हमें यहाँ कोई काम नहीं करना, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं। जाने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देखती जाए मिस ईशाना। बलविंदर अपनी चेयर इधर उधर करते हुए एक पेपर सामने रखते हुए बोला। बलविंदर की बात सुनकर ईशाना जल्दी से उसकी तरफ मुड़ जाती है और उसको देखने लगती है। ईशाना बोली, कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? बलविंदर अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आता है और उन पेपर्स को उसकी तरफ करते हुए बोला। खुद ही पढ़ लीजिए मिस ईशाना। ईशाना बलविंदर को घूरते हुए देखती है और उन पेपर्स को जल्दी से छीन लेती है। वो जैसे जैसे उन पेपर्स को पढ़ती है उसकी आंखें हैरानी से फैलने लगती है। ये गलत है, आपने धोखे से इन पेपर्स पर सिग्नेचर लिया है हमारा। ईशाना चिल्लाते हुए बोली। ईशाना की बात सुनकर बलविंदर उसके चारों तरफ घूमते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए बोला, धोखा? हाँ, किया है मैंने धोखा मिस ईशाना, लिया है मैंने सिग्नेचर धोखे से। बलविंदर पीछे ईशाना के कान में बोलता है। ईशाना उससे थोड़ा दूर हो जाती है। वो चिल्लाते हुए बोली, हम नहीं मानते इस कॉन्ट्रैक्ट को, समझे आप? ईशाना की बात सुनकर बलविंदर फिर हंसने लगता है। उसके हंसने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो हंसते हुए बोला, कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मनाना ही होगा मिस ईशाना, वरना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के कारण आपको पूरे 5 लाख रुपए देने होंगे कंपनी को। क्या 5 लाख? पर हमने जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया तो हम इतने पैसे क्यों दे? ईशाना के आंखों में अब आंसू आ गए थे। वो आंसू भरी नजरों से बलविंदर से बोली, मिस ईशाना, ये तो आप जानती है और मैं जानता हूँ कि आपने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया है बल्कि धोखे से करवाया गया है। पर ये बात कंपनी नहीं जानती ना, उनको तो लगता है कि आपने किया है। बलविंदर उसके पास आते हुए बोला, आप बहुत बुरे हैं, आपने हमारे साथ धोखा किया है। हम नहीं करेंगे आपके साथ काम, समझे आप? हम जा रहे हैं यहाँ से। ईशाना वहाँ से जाने लगती है। तभी उसको पीछे से बलविंदर की आवाज़ आती है, तो आप 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहिए मिस ईशाना। बलविंदर की बात सुनकर ईशाना रुक जाती है। वो वैसे ही खड़ी रहती है। बलविंदर अपनी कुर्सी पर जाके बैठ जाता है और अपनी टेबल पर एक पैर रखता है और फिर उसी के ऊपर दूसरा पैर रखता है। वो सिगार अपने मुंह में रखकर लाइटर से जलाता है। एक लंबी कश भरने के बाद वो धुएं को हवा में फूंकते हुए बोला, सोच लीजिए मिस ईशाना, क्या है आपके पास इतने पैसे? आपके पास तो रहने की भी जगह नहीं है, किसी दूसरे के घर में रह रही है, उसके रहमो करम पर पल रही है। बलविंदर की बात सुनकर ईशाना को समझ आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था।
वो दिव्यांश से मदद मांग नहीं सकती थी क्योंकि उसने उसको कुछ बताया ही नहीं था। ईशाना उसके पास आती है और उसके सामने खड़े होकर धीरे से बोली, हमें क्या करना होगा आपके कॉन्टैक्ट कंप्लीट होने तक? कुछ नहीं, बस आपको हमारी फिल्म में काम करना है। बलविंदर सिगार से एक बार कश मारता है और फिर उसको धुएं में उठाते हुए बोला, क्या फिल्म? देखिए, इसके लिए हमने पहले भी आपको ना बोल दिया था। हम फिल्म में काम करने के लिए आए थे यहाँ। ईशाना बलविंदर को घूरते हुए बोली, हाँ मैं जानता हूँ कि आप यहाँ फिल्म में काम करने नहीं आई थी और आपने मुझे मना भी कर दिया था। बलविंदर सिगार को सिगरेट स्टैंड में डालते हुए बोला, पर क्या हुआ ना मिस ईशाना, आपकी ना ही तो मुझे खल गई। आपको मुझे बलविंदर चौहान को ना नहीं बोलना चाहिए था। बलविंदर अपनी सिगार को स्टैंड में रगड़ते हुए बोला, एक ना के लिए आपने हमारे धोखे से सिग्नेचर ले लिया। आप कितने गिरे हुए हो मिस्टर चौहान। ईशाना रोनी सी सूरत बनाते हुए बोली। ईशाना की बात सुनकर बलविंदर हंसते हुए बोला, वो क्या है ना मिस ईशाना, यह आपका लखनऊ नहीं है, ये पुणे है। यहाँ ना का मतलब ना नहीं बल्कि इंसल्ट होता है, समझिए आप। अगर आप पहले ही मान जाती तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। ईशाना उसको अपनी आंसू से भरी हुई आंखों से देखते हुए बोली, सही कहा आपने मिस्टर चौहान, ये हमारा लखनऊ नहीं है और ये लखनऊ बन भी नहीं सकता। यहाँ के लोग कभी हमारे लखनऊ के लोगों जैसे नहीं हो सकते हैं। ओह वॉट एवर, मैंने यहाँ आपको आपके लखनऊ की महानता सुनाने को नहीं बुलाया है, समझिए आप। बलविंदर इरिटेट होते हुए बोला, जानती हूँ, हम सब जान गए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी फिल्म करेंगे क्योंकि इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। पर हाँ, इस फिल्म के बाद ये कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, समझे आप। एज योर विश मिस ईशाना, बलविंदर मुस्कुराते हुए बोला। थैंक यू, अब हम चलते हैं। ये बोलकर ईशाना वहां से चली जाती है। ईशाना के ऑफिस के बाहर जाते ही बलविंदर घिनौनी तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन तो आपको लेनी चाहिए मिस ईशाना, आप सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ एक ही फिल्म में क्या होने वाला है। बलविंदर को नए चेहरे को अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना पसंद था। वो हमेशा से अपनी फिल्म के लिए नया चेहरा ढूंढा करता था, इसलिए जब उसने ईशाना को पार्टी में देखा तो वो उसको अपनी फिल्म के लिए पसंद आ गई। पर जब उसे उसको 2 बार मना कर दिया तो बलविंदर को गुस्सा आ गया। वो ईशाना को किसी भी तरीके से अपनी फिल्म में लेना चाहता था, इसलिए उसने ये खेल खेला। ईशाना गाड़ी में बैठी यही सब सोच रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यही सब सोचते हुए गाड़ी पेंट हाउस के बाहर आके रुक जाती है। टैक्सी ड्राइवर ईशाना को आवाज देते हुए बोला, मैम हम आ गए। ड्राइवर की आवाज सुनकर ईशाना होश में आती है और वो उसको पैसे देकर अंदर चली जाती है। ईशाना को घर के अंदर जाते हुए दिव्यांश भी देख लेता है क्योंकि वो भी उसके पीछे वाली गाड़ी में था। वो ईशाना को देखते हुए मन में बोला, ये ईशाना कहाँ गई थी। उसने सोचा कि ईशाना से खुद ही पूछ लेगा। दिव्यांश गाड़ी से निकलता है और पेंटहाउस के अंदर चला जाता है। ईशाना जब घर के अंदर आती है तो संजीविका लिविंग एरिया में बैठी थी। ईशाना का आज दिमाग बहुत खराब था। वो संजीविका को देखे बिना अपने कमरे में जाने लगती है। खुद को इग्नोर होते देखकर संजीविका गुस्से में बोली, रुको। उसकी आवाज सुनकर ईशाना रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है। कहाँ गई थी और किससे पूछ कर गई थी? संजीविका उठते हुए बोली, कुछ काम था इसलिए बाहर गई थी। ईशाना बिना देखे उससे बोली, जाने से पहले मुझसे पूछा। संजीविका उसे घूरते हुए बोली। ईशाना का पहले से दिमाग खराब था, इस बात पर तो और खराब हो गया कि अब वो कहीं जाएंगी तो किसी से पूछना होगा। ईशाना संजीविका की तरफ देखती है और उसको घूरते हुए बोली, हम आपके घर पर काम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपने हमारी आज़ादी को खरीद लिया है। मिस संजीविका, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाए, ओके? ईशाना गुस्से में बोली। ईशाना की बात सुनकर संजीविका को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, यूं। वो इसे आगे कुछ बोल पाती तब तक वहां दिव्यांश आ जाता है और वो दोनों को देखते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? संजीविका ईशाना को घूरते हुए ही बोली, अच्छा होगा ये बात इस लड़की से पूछिए भाई। सुबह आपके जाने के बाद ये भी निकल गई थी और जब मैंने पूछा कि सुबह से कहाँ थी तो मैडम उल्टा बोल रही है। संजीविका की बात सुनकर दिव्यांश हैरान हो जाता है कि ईशाना सुबह उसके बाद घर से गई थी और अब शाम को आ रही है। ईशाना, क्या ये सच है? दिव्यांश ईशाना को घूरते हुए बोला, हाँ सच है। ईशाना बिना किसी की तरफ देखे बोली। ईशाना की बात सुनकर दिव्यांश उसको हैरानी से देखता है।
लो सुन लो, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ ना भाई। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। संजीविका के जाने के बाद दिव्यांश ईशाना को देखते हुए बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप आज पूरा दिन कहाँ थी? दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको लग रहा था कि सब उसको काबू में करना चाहते हैं। वो नाराजगी से बोली, और किस हक से हम आपको बताओ? मिस्टर दिव्यांश, अगर आप हमें अपने घर में रख रहे हैं ना तो हम उतना काम भी कर रहे हैं। हमें नहीं लगता हर बात हमें आपसे बताने की जरूरत है। ये बोलकर वो भी वहां से चली गई। दिव्यांश मुंह बनाते हुए बोला, लो भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? इसका साथ दो तो बहन नाराज हो जाती है और बहन के पक्ष में कुछ बोलो तो ये मुंह बना लेती है। क्या करूं? मासूम से बच्चे को सब सुनाते हैं। दिव्यांश प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोला। ईशाना अपने कमरे में थी। वो खिड़की के बाहर देख आसमान को देख रही थी। कल से हमें उस इंसान की शक्ल रोज देखनी होगी, ईशाना मन में बोलती है। ईशाना अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी उसको एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई आ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो दिव्यांश अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाले खड़ा था। वो उसको देखते हुए बोला, कोई बात है क्या? ईशाना सामने देखते हुए बोली, नहीं कोई बात नहीं है। तो आप इतनी उदास क्यों हैं? आप मुझे बता सकती है ईशाना? दिव्यांश उसके पास आते हुए बोला, क्यों? आपसे हम क्यों बताएं कुछ? आखिर क्या रिश्ता है हमारा आपका? ईशाना उसकी तरफ देखते हुए बोली। ईशाना की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर कुछ भाव नहीं आते हैं। वो वैसे ही खड़ा बोला, क्या कुछ बताने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी है? किसी किताब में ऐसा तो नहीं लिखा है। हाँ, नहीं लिखा होगा, पर हम ऐसे किसी को अपनी लाइफ की हर एक बात नहीं बताते हैं। आपके घर में रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि आपने हमारी लाइफ को काबू में कर लिया है। ईशाना गुस्से में बोली। ईशाना की बात सुनकर दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, दिव्यांश कपूर वो इंसान है जो किसी की लाइफ बर्दाश्त करने से उसकी लाइफ काबू करने की ताकत रखता है। और रही बात आपको कंट्रोल करने की, तो ना मैंने आज तक ये सोचा है और ना करने की कोशिश की है। ये लाइफ आपकी है, आपको जो ठीक लगे कर सकती है। मैंने बस आपको परेशान देखा इसलिए बोला। दिव्यांश की बात सुनकर ईशाना को बहुत बुरा लगता है। उसको एहसास होता है कि वो किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल रही है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। दिव्यांश वहां से जाने लगता है तभी ईशाना बोलती है, हमने अपने लिए जॉब ढूंढ ली है, जल्दी ही हम आपके घर को छोड़ देंगे। ईशाना की बात सुनकर दिव्यांश कुछ रिएक्ट नहीं करता है और वहां से चला जाता है। मिस्टर कपूर, आपको क्या लगता है कि हम कुछ समझते नहीं हैं? सब समझते हैं, पर हम उस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं जिस पर आप चाहते हैं। दिव्यांश अपने कमरे में आता है तभी उसको विराट की कॉल आती है। हेलो, दिव्यांश बोला। विराट उधर से बोलता है, सर उस लड़की को होश आ गया है जिसे हम हॉस्पिटल लाए थे। अच्छा ठीक है, कल आता हूँ। विराट फिर से बोलता है, और सर आपने जिस थिएटर पर इन्वेस्ट किया है उसका काम कल से शुरू हो जाएगा। क्या आप कल चल के देखेंगे? विराट की बात सुनकर दिव्यांश बोलता है, नहीं मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं थिएटर में बर्बाद करूं, किसी और दिन चलेंगे। ओके सर, गुड नाइट। ये बोलकर विराट फोन रख देता है। आगे जाने के लिए सुनते रहिए तू मेरी मोहब्बत हो।